हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज से हम हमारी जो जेल प्रहरी की वैकेंसी निकली हुई है उसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो है जो मैथ्स के लेक्चर रहेंगे। इसमें ये जो पेपर है आपका, इसमें 20 क्वेश्चन है आपके। ये जो पुराना जेल प्रहरी का पेपर हुआ था उसी के प्रीवियस पेपर है ये। तो आपको तैयारी करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी होता है कि जो पैटर्न है वो किस टाइप का होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो वो सब जानने के लिए आपको मैं स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवाऊंगा आपसे, और जब ये पेपर पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको टॉपिक वाइज में स्टडी कराऊंगा। तो जो आपको टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी टॉपिक की हम पढ़ाई करेंगे और आपकी इसी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे ये। तो देखते रहिए इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, ए बुलॉक cart is moving at a uniform speed of 16 km per hour. Find the time required to travel 356 किलोमीटर। हिंदी में दिया हुआ है आपको, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। एक इन्फॉर्मेशन और रहेगा ये जो वीडियो है आपका ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हिंदी में पढ़ते हो या इंग्लिश में पढ़ते हो, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोनों तरह के स्टूडेंट इसे देख सकते हैं। तो आपको बोला गया क्वेश्चन में कि जो बैलगाड़ी है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलती है और 356 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम हमसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे स्पीड दी हुई है आपकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो डिस्टेंस दी हुई है वो 356 किलोमीटर दी हुई है आपको। तो आपको टाइम का फॉर्मूला पता होगा। टाइम का फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है आपका, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपका फॉर्मूला है। तो टाइम की वैल्यू आपको निकालनी है। डिस्टेंस आपको 356 दी हुई है और स्पीड आपकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 16 से सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 टाइम्स में चला जाएगा और 3 बचेगा। 3 कैरी है तो 36 हो जाएगा। ये फिर 2 टाइम्स में जाएगा तो ये 4 कैरी बच जाएगा आपका। ठीक है, तो 22 घंटे। और ये 4 बचा है, ये 4 आपका जो टोटल टाइम है आपका उसका 1/4 भाग है। यानी कि जो 1 घंटे में टाइम होता है आपका 60 मिनट, उसका 1/4 भाग है आपका। तो 4 से जब इसे कट करेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा यहाँ पे। यानी कि 22 घंटे और 15 मिनट लेगा टोटल वो अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये 4 था, ये 1/4 भाग होता है पूरे टोटल टाइम का। टोटल टाइम हमारा 60 मिनट है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट का टाइम है हमारे पास, उसका 1/4 आपका 15 आ जाएगा। तो 22 घंटे और 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। 22 घंटे 15 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था ये। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपको स्पीड दी हुई थी 16 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको जो डिस्टेंस दी हुई थी 356 किलोमीटर दी हुई थी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता है आपको। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो हमने दूरी की जगह इसकी डिस्टेंस लिख दी 356 किलोमीटर और स्पीड की जगह लिख दी हमने 16। जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो 22 घंटे 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6 -1 फ्रॉम वाई एक्सिस इज। हिंदी में बोल रहा है आपको वाई अक्ष से बिंदु -6 और -1 की दूरी है। तो आपको इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको वाई अक्ष से कोई दूरी पूछता है तो आपका आंसर रहेगा एक्स अक्ष वाला पॉइंट। आपको पॉइंट दिए हुए हैं, आपको एक्स और वाई के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो ये आपका फर्स्ट वाला एक्स रहता है और सेकंड वाला वाई रहता है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि भैया एक्स अक्ष वाई अक्ष से बिंदु की दूरी पूछा है तो आपका आंसर एक्स वाली वैल्यू रहेगी, और अगर एक्स अक्ष से पूछा गया है तो आपका आंसर रहेगा वाई वाली वैल्यू। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि वाई अक्ष से बिंदु -6 और -1 की दूरी पूछा है आपसे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू -6 दी हुई है आपकी। तो एक्स का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। -6 नहीं लिखना, आपको 6 लिखना है। पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, हाउ मेनी कैंडी बार्स आर देयर इन ए सेक ऑफ 4 kg इफ ए कैंडी बार वेट 40 ग्राम। यदि एक कैंडी का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होगी, आपसे पूछा गया है। तो एक कैंडी का वजन दिया हुआ है आपको 40 ग्राम और आपसे बोला गया है कि 4 किलो के थैले में उन्हें रखना है, तो कितनी कैंडी उस थैले में आ जाएगी। तो 4 किलो का थैला है, यानी कि उसका जो एरिया होगा वो 4 किलो होगा। 4 किलो का हम 4000 ग्राम भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है।
तो 4 किलो बराबर 4000 ग्राम हो जाएगा। और एक कैंडी का वज़न है आपका 40 ग्राम, तो 40 ग्राम से जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो कैंडी की वैल्यू चाहिए वो आपकी आ जाएगी। तो 4 से इसको कटिंग करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि उस थैले में आपकी 100 कैंडीज आ जाएगी जो 4000 ग्राम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जब 40 को हम 4000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 100 आएगा और ये 100 कैंडीज आपकी उस थैले में आ जाएगी। ठीक है, समझ में आएगा। वो सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपको, इफ़ ए व्हेल शार्क स्विम एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 3 आवर। यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो यह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, ये आपसे बोला गया है। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूरी बराबर होता है आपका चाल इंटू समय। इंग्लिश में होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये आपका फॉर्मूला फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने लगाया था इसे, इस क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला आपका काम आएगा। यहाँ पे आपको स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर की और टाइम दिया हुआ आपको 3 किलोमीटर का, और आपसे डिस्टेंस पूछी हुई है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी निकल जाएगी, स्पीड की वैल्यू 5 आ जाएगी और टाइम आपका 3 आ जाएगा। टोटल 15 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगी 3 घंटे में। यानी कि शार्क 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है, 2 घंटे में 10 चलेगी और 3 घंटे में 15 किलोमीटर चलेगी वो। ठीक है, तो आपसे 3 घंटे की पूछता तो 3 घंटे में 15 किलोमीटर चलेगी वो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूले में भी रख सकते हैं आप, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, प्रीति ट्रेवल्स 40% ऑफ हर जर्नी by foot and the rest by bus. If she has to travel a distance of 80 किलोमीटर then find the distance she travel by bus. हिंदी में बोल रहा है आपको, प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस के द्वारा तय करती है। यदि 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसे, तो उसके द्वारा 80 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करनी है उसे, तो उसके द्वारा बस से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है। तो आपको दिया हुआ है कि 40% पैदल चलती है और शेष बस के द्वारा चलती है। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो उसकी डिस्टेंस है वो 100% है, जिसमें से 40% वो पैदल चली है। ठीक है, पैदल चली है वो 40%, और जो बस से चलेगी वो दूरी आपकी 60% हो जाएगी। बची हुई दूरी 60% है, 100% में से 40% पैदल चलती है तो 60% बस से चलेगी वो। और आगे बोला है आपको कि 80 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करती है। तो टोटल दूरी हमने मानी थी 100%, तो 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 80 किलोमीटर। और आपको पूछा गया है कि बस के द्वारा तय की गई दूरी याद करनी है हमें, तो बस की दूरी आपने निकाली 60%, तो आपको 60% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू 80 है, तो 60% की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो ये 100% की वैल्यू है, यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 तो यही रहेगा और जो 100% है इसको अपन अपॉन में ले आएंगे। ठीक, ये 100% हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों साइड 60 का इंटू कर देंगे, तो ये 60% बन जाएगा और यहाँ पे 80/100 हो जाएगा, इंटू यहाँ भी 60% आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज आपको कट जाएगा और 80 को जब 100 से डिवाइड करेंगे हम तो 20 से काटेंगे, 20 चौक 80 और 20 से 5 100, 5 से जब 60 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि वो जो बस के द्वारा दूरी तय करेगी वो 48 किलोमीटर दूरी रहेगी आपकी, जो बस के द्वारा वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, If an apple is used to represent 50 students in a class, then how many apples are required to represent 225 students? बोला गया है आपको कि किसी कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व एक सेवफल एक सेब करता है आपका, तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आपको दिया हुआ है कि 50 छात्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम निकालेंगे कि एक स्टूडेंट को प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सेब की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 50 स्टूडेंट का दिया हुआ है, हम एक स्टूडेंट की निकालेंगे, तो एक स्टूडेंट की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 50 इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 1/50 सेब इसके आ जाएंगे। यानी कि एक स्टूडेंट के लिए आपको 1/50 सेब की ज़रूरत पड़ेगी। तो 225 छात्रों के लिए कितने सेब की ज़रूरत पड़ेगी आपकी, 225 का दोनों सब जगह इंटू कर दें, 225 स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पे, और 1/50 इंटू 225 हो जाएगा। 25 से 2 बार में कट जाएगा और 25 से 9 बार में कटेगा। ठीक है, 25 की टेबल में 9 बार में आता है 225। 2 से जब इसे फिर से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5, यानी कि 225 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4.5 सेब की आपको ज़रूरत होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यानी कि 4.5 इसका आंसर हो जाएगा।
सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। आपको बोला गया था कि 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेब की ज़रूरत होती है, तो 225 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सेब की ज़रूरत होगी। तो हम एक स्टूडेंट का निकाल लेंगे, एक स्टूडेंट का निकालने के लिए 50 को इस एक के नीचे ले आएंगे तो 1/50 हो जाएगा, यानी कि एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 1/50 सेब की ज़रूरत होगी। तो 225 का दोनों साइड इंटू कर देंगे तो आपका 225 स्टूडेंट का निकल जाएगा। 225 का दोनों साइड इंटू करेंगे तो 225 स्टूडेंट इक्वल्स टू 1/50 इंटू 225 आ जाएगा। जब 25 से इसको कट करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा या 9 बार में चला जाएगा, यानी कि 9/2 आ जाएगा आपका। और 9/2 को जब कट करेंगे तो 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। ए पैकेट कंटेन्स 14 कंटेनर्स, 1 कंटेनर्स कंटेन्स 8 कैप्सूल। इफ देयर आर 23,520 कैप्सूल, देन हाउ मेनी पैकेट्स आर नीडेड फॉर पैकिंग कैप्सूल्स इन द कंटेनर। ठीक है, आपसे बोला गया है कि एक पात्र में, एक पैकेट में 14 पात्र है, एक पात्र में 8 कैप्सूल आते हैं और टोटल कैप्सूल की संख्या आपको दी हुई है 23,520 कैप्सूल है। तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको टोटल एक पैकेट के बारे में बताया गया कि एक पैकेट में आपके 14 पात्र आते हैं और एक पात्र में आपको कितने कैप्सूल आते हैं, टोटल 8 कैप्सूल आते हैं। तो 14 पात्र में कितने आएंगे, एक पात्र में 8 कैप्सूल आते हैं, तो हम पहले निकालेंगे 14 पात्र में कितने कैप्सूल आएंगे। तो 14 इंटू 8 कर देंगे, यानी कि 112 आपका आ जाएगा। 112 कैप्सूल आपके 14 पात्र में आते हैं। ठीक है, और जब 14 पात्र है, इससे मिलकर ही एक पैकेट बना है आपका। एक पैकेट में 14 पात्र है तो 14 पात्रों से मिलकर ही एक पैकेट बना है आपका। तो ये भी कह सकते हैं हम कि एक पैकेट में आपके 112 कैप्सूल आते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान कह सकते हो कि एक पैकेट में आपके 112 कैप्सूल आएंगे। जब एक पैकेट में आपके 14 पात्र है और हर एक पात्र में 8 कैप्सूल है, तो टोटल 14 पात्रों में आपके 112 कैप्सूल आएंगे, यानी कि एक पैकेट में आपके 112 कैप्सूल आएंगे। ठीक है, अब टोटल कैप्सूल की संख्या दी हुई है आपको 23,520 और एक पैकेट में आपके 112 कैप्सूल आते हैं। तो जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल पैकेटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जब इसे डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आंसर हो जाएगा 210, यानी कि 210 पैकेट होंगे जो ये 23,520 कैप्सूल्स को पैक करने के लिए आवश्यक होंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लो। आपको एक पैकेट दिया हुआ है, इसमें 14 पात्र है और एक पात्र में आपके 8 कैप्सूल आते हैं। तो 14 पात्रों में कितने आएंगे, 112, यानी कि 112 कैप्सूल आपके 14 पात्रों में आते हैं और 14 पात्र ही एक पैकेट में है। तो हम बोल सकते हैं कि एक पैकेट में जो कैप्सूल आते हैं वो 112 कैप्सूल आते हैं। अब 112 कैप्सूल एक पैकेट में आते हैं और टोटल कैप्सूल की वैल्यू आपको दी हुई है 23,520। तो 23,520 कैप्सूल्स को पैक करने के लिए कितने पैकेट की आपको ज़रूरत होगी, आपसे पूछा गया है। तो 23,520 को जब 112 से डिवाइड करेंगे हम तो आपका 210 आएगा, यानी कि जो आपको कैप्सूल्स पैक करने के लिए पैकेटों की आवश्यकता होगी वो 210 पैकेट आपके लगेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 69,853। हिंदी में दिया हुआ है आपको 69,853 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। जब भी हम आपको बोला गया क्वेश्चन में 69,853 आपको दिया हुआ है और इसका क्यूब निकालना है, उसके बाद इसका जो इकाई का अंक आएगा, यानी कि जो यूनिट डिजिट आएगी वो आपको बतानी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लास्ट का नंबर ले लेंगे, लास्ट में आपको 3 दिया हुआ है, इसका क्यूब कर लेंगे। इसका क्यूब होता है आपका 27, जो इसकी लास्ट वैल्यू होगी 7, यही इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसे, जो 7 है यही इसका इकाई का अंक होगा जब लास्ट वाली वैल्यू को हम क्यूब करेंगे तो। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 7 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, चूज द करेक्ट इक्वेशन विथ वेरिएबल। हिंदी में बोल रहा है चर सहित सही समीकरण का चयन कीजिए। आपको सही समीकरण बताने कि समीकरण इनमें से कौन सी सही होती है। अब समीकरण के बारे में आप जानते हो, समीकरण में आपको कुछ एक वैल्यू दे देंगे, एक्स के फॉर्म में, वाई के फॉर्म में, जेड के फॉर्म में। उसके बाद आपको इक्वल का साइन रहेगा, उसके बाद वापस से आपको कुछ वैल्यू दे देंगे मैथ्स की फॉर्म में, या फिर आपको वापस से एक इक्वेशन दे देंगे और ये दोनों के बीच में बराबर का साइन रहेगा आपका इक्वेशन के लिए। इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसमें बराबर का साइन हो। तो आप देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बराबर का साइन दिख रहा है, नहीं। तो सेकंड वाले में नहीं, थर्ड वाले में आपको दिख रहा है, तो ये थर्ड आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन उसे बोलते हैं जिसमें दोनों साइड LHS और RHS वैल्यू दी हुई हो आपको और बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में भी आपको नहीं दिया हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, फॉर विच वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2k एंड 5x प्लस ky इक्वल्स टू -2 हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी में बोल रहा है आपको के किस मान के लिए रेखिक समीकरण प्रणाली 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2k एवं 5x प्लस ky इक्वल्स टू -2 के अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए आपको एक इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इसकी कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो आपको यही फॉलो करनी है। यहाँ पे आपको a1 की वैल्यू 2 दी हुई है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू 2k दी हुई है। यहाँ पे a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू आपको -2 दी हुई है। यानी कि जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो उनकी वैल्यू आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये आप समझ जाओ कि a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू 2k है। ठीक, तो यहाँ पे हमको ये वैल्यू पुट करनी है। a1 की वैल्यू आपकी 2, a2 की वैल्यू आपकी 5 नॉट इक्वल टू, b1 की वैल्यू आपको दी हुई है 3 और b2 की वैल्यू दी हुई है आपको k। यानी कि ये हमें अब सॉल्व करना है। अब तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2k इज़ नॉट इक्वल टू 15 और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/2। यानी कि आपको ये कंडीशन रखनी है तभी इसके अद्वितीय हल होंगे। यानी कि k इज़ नॉट इक्वल टू 15/2 जब आप रखोगे तब इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी कि अद्वितीय हल होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको, k इज़ नॉट इक्वल टू 15/2, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, आपको बोला गया था कि 2 इक्वेशन दी हुई है, इसके आपको यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। ठीक, तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारी कंडीशन होती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। हमने वैल्यू पुट कर दी कि 2/5 नॉट इक्वल टू 3/k। यहाँ से k की वैल्यू आपकी आई 15/2, यानी कि k इज़ नॉट इक्वल टू 15/2 आपकी ये कंडीशन निकली है। और k इज़ नॉट इक्वल टू 15/2 जब होगा तभी आपके अद्वितीय हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, इफ़ m द मिड पॉइंट बिटवीन -4 and 2 देन द राइट द इंटीजर ऑफ m। यदि m -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखिए। आप सभी जानते हो कि मध्य बिंदु को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मध्य बिंदु 0 हो जाएगा आपको। और आपको बोला गया है कि -4 और 2 के बीच में मध्य बिंदु आपको निकालना है। तो -4 और +2 के बीच में, तो +2 के लिए 1 और 2 हो जाएगा, और -4 के लिए -1 -2 -3 और ये -4 तक जाएगा। यानी कि -4 से लेके +2 तक के बीच में आपको m की वैल्यू निकालनी है। और m जो है वो मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट के लिए आपको फॉर्मूला होता है एक, वो आप यूज़ कर सकते हो, -4 + 2/2, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। इससे भी आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। इसमें क्या होगा, -2/2 हो जाएगा और ये -1 इसका m की वैल्यू आ जाएगी मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये जो आपको रेखा दी हुई है इसमें मिड पॉइंट कौन सा है, ये 3 इधर की साइड से हटा दो और ये 3 इधर से हटा दो, बीच का बचा आपका -1, ये आपका मिड पॉइंट है और यही आपकी m की वैल्यू है। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो आप, यानी कि जो बीच की जो वैल्यू रहेगी वही आपकी m की वैल्यू रहेगी। आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि m जो है वो एक मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु 0 भी हो सकता है। और इसमें जो आपको दिया हुआ है, तो 1 2 3 यहाँ से कट किए अपने, 3 यहाँ से कट किए, तो टोटल दोनों तरफ से बराबर हो गया आपका। और बचा जो बीच का पॉइंट है ये आपका मध्य बिंदु हो गया। और आपको मध्य बिंदु m से रिप्रेजेंट किया हुआ है क्वेश्चन में, तो m की वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि 0 ही आपका मध्य बिंदु हो, आपको मध्य बिंदु निकालना है। तो यहाँ पे 3 संख्या इधर से कम हो जाएगी, 3 उधर से कम हो जाएगी और बीच का जो बचेगा -1, ये आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। या फिर इस फॉर्मूले से भी आप यूज़ कर सकते हो कि जो -4 है ये लास्ट वाला बिंदु ले लेंगे हम, और +2, ये दोनों मतलब लास्ट वाले पॉइंट ले लेंगे और इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको मध्य बिंदु आ जाएगा। -4 + 2 यानी कि -2/2, तो m की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 23.04। आपको बोला गया है कि 23.04 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक तो आपकी भाग विधि, दूसरा आपका डायरेक्ट मेथड होता है। तो हम स्टार्टिंग में भाग विधि से इसको सोल्व करते हैं। भाग विधि में हम क्या करते हैं, 23.04 लिख लेंगे और भाग विधि भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे 2 जोड़े बनाएंगे हम, 2 जोड़े ये बन जाएंगे, 2 ये बन जाएंगे। ठीक, अब 23 दिया हुआ है आपको, तो 23 में हमको
ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका वर्ग 23 के आसपास हो। जैसे कि हम 4 लेते हैं, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो 25 जो है ये 23 से ज़्यादा हो गया, तो हमें ये कोशिश करना है कि जो वर्ग निकालें हम किसी संख्या का, वो 23 से जो संख्या दी हुई है उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे और 4 का वर्ग आपको 16 हो जाएगा, तो 4 यहाँ भी लिखाएगा और यहाँ भी 4 इसमें ऐड होएगा। ठीक, तो 4 4 ये 8 हो जाएगा और ये 16 है, ये इसमें से माइनस करेंगे हम, यहाँ पे 7 बच जाएगा। ठीक, और 0 4 ऊपर से आ जाएगा ऐसा कैसा। अब यहाँ पे 8 आ गया है, तो 8 के साथ हमको ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसका हम इंटू करें तो 704 हमें प्राप्त हो जाए। यानी कि मान लिया जाए यहाँ पे 8 ले लेते हैं हम और इसमें 8 फिर जुड़ जाएगा, तो ये 88 का इंटू जब हम 8 में करेंगे तो यहाँ पे आपको 704 मिल जाएगा। ठीक, और ये आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 8 आया है ये हम यहाँ पे भी लिखेंगे और पॉइंट लगाएंगे, बीच में पॉइंट थी, तो ये आपका 4.8 आपका वर्गमूल निकल जाएगा इसका। यहाँ पे जब 0 मिल जाएगा आपको, तो जो वैल्यू यहाँ प्राप्त होगी ये आपका वर्गमूल होगी। ठीक है, 4.8 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी मेथड देखते हैं हम। दूसरी मेथड में आपको 23.04 दिया हुआ है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो आप पीछे की वैल्यू देखो, पीछे की वैल्यू आपको -4 दी हुई है आपको। अब 4 कब कब आता है, जब किसी संख्या का वर्ग करेंगे। तो कौन कौन सी संख्या ऐसी है जिसका वर्ग करने पे आपको 4 मिलेगा? एक तो आपकी 2 है और एक आपकी 8 है। 2 दूने 4 हो जाएंगे और 8 8 64 हो जाएंगे, तो 4 आएगा दोनों के टाइम पे। ठीक है, तो आपको पीछे की जो यूनिट वैल्यू है वो तो ये मिल जाएगी 2 और 8। ठीक है, ऑप्शन में भी आपको 3 ऑप्शन में 2 दिया हुआ है और एक ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, तो हम गेस नहीं कर सकते ऑप्शन से। तो हम आगे देखेंगे, आगे आपको 23 दिया हुआ है। तो 23 में भी हम वही देखेंगे कि ये किसका वर्ग करने पे 23 के आसपास वैल्यू आ रही है। हम 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आ गया, जो कि 23 से ज़्यादा है, तो हम 4 लेंगे। 4 का वर्ग आपका 23 हो जाएगा, 4 का वर्ग आपका 16 हो जाएगा, जो कि 23 से कम है। तो यहाँ पे 4 मतलब ये 2304 जो है ये 42 का भी स्क्वायर हो सकता है और 48 का भी स्क्वायर हो सकता है। तो हम देखेंगे कि ये 4.2 का स्क्वायर है या फिर 4.8 का स्क्वायर है। इसको हम करने के लिए 40, इसके 42 के पास आपका 40 है, तो 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 आएगा। और यहाँ पे 48 के पास में 50 है, तो 50 का स्क्वायर आपको 2500 हो जाएगा। तो आप देखो कि 1600 2300 से ज़्यादा पास है, 2500 ज़्यादा पास है, तो आप देखो कि 2500 ज़्यादा पास है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4.8, यानी कि 4.8 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे गेस कर सकते हैं हम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर हैज़ देयर डिफरेंस एज -5। पूर्णांकों की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आपसे सिंपली अंतर पूछा गया है कि जो आपको वैल्यू दी हुई है उनमें से किनका अंतर -5 आता है आपका। तो आप पहला ऑप्शन उठाओगे, पहला ऑप्शन -2, इसमें से -7 को घटाना है, तो आप टोटल जब घटाओगे तो ये आपका -9 देगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 देखोगे आप, तो 6 में से जब -11 को घटाएंगे तो ये -5 आपको देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और भी ऑप्शन चेक कर लो आप। जब 7 में से माइनस करेंगे -2 को, तो ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा और 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं रहेगा। और जब थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे हम, फोर्थ वाला, तो -3 में से हम माइनस करेंगे -2 को, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 + 2, तो ये -1 देगा, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 और 11। तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर इफ द अदर बेस इज 9 सेंटीमीटर। हिंदी में दिया हुआ आपको, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करें यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है आपको समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज बना लेंगे हम। एक समांतर चतुर्भुज बना लिया हमने। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और ये सामने वाले की भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि जो ऊंचाई है इसकी वो 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है ऊंचाई। और उसके बाद बोला गया है कि एक अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। तो अन्य आधार यानी कि जिस आधार पर ये ऊंचाई टिकी हुई है, ये आधार नहीं बोला गया आपसे, ये वाला आधार बोला गया है। इसकी ऊंचाई आपको 9 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू मान लेंगे x है। और आपको एक चीज़ और दी हुई है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 104 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपका आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार आपको x दिया हुआ और ऊंचाई आपको 8 दी हुई है और क्षेत्रफल टोटल 104 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी
8 एकम 8, 13 बार में चला जाएगा, 13 8 104, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी 13 जाएगी, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी 13 है, ये वाली वैल्यू भी आपकी 13 हो जाएगी, आमने सामने की बजाय बराबर होती है। ये आपको 9 दी हुई तो ये भी 9 हो जाएगी आपकी। और जब अब आपको पूछा गया है परिधि, परिधि मीन्स परिमाप आपसे पूछा गया है इस समांतर चतुर्भुज का, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, ये जो जितनी भुजा होती है इन सभी का योग हमें परिमाप निकल जाता है इसका, ठीक है। तो 13 + 13 + 9 + 9, हाँ जब हम इनको जोड़ेंगे तो आपका 44 आ जाएगा, यानी कि ये इसका परिमाप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपको क्षेत्रफल दिया हुआ 104 और एक आधार जिसके अनुसार ऊंचाई, जिस पर मतलब ऊंचाई टिकी हुई है वो आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है इसकी, और एक अन्य आधार दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर। हमने चित्र बना लिया इसका और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपको x मान लिया हमने और ऊंचाई 8 है, तो 8 × x आपका 104 दिया हुआ है। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू आपकी 13 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू आपकी 13 हो जाएगी। और आपको यह 9 दी हुई है तो इसके सामने वाली भुजा भी आपकी 9 हो जाएगी, ठीक है। जब इन सभी को हम जोड़ेंगे, इन सभी का योग करेंगे तो आपका परिमाप मिल जाएगा। 13 का 2 बार योग करेंगे और 9 का 2 बार योग करेंगे, टोटल मिला के आपके 44 हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल परिधि आ जाएगी आपकी परिमाप, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन 6xy² -11। हिंदी में दिया आपको निम्नलिखित में से कौन 6xy² -11 में x का गुणांक है। तो x का गुणांक पूछा गया है आपसे, तो x को छोड़ के जो भी वैल्यू दी हुई है वो x का गुणांक होती है। यहाँ पे 6xy² में x को जब हम हटा देंगे तो ये जो वैल्यू बची है ये आपका x का गुणांक होती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6y², यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 6y² आपका x का गुणांक होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, ए ड्रम इज 2/3 फुल इफ 50 लीटर मोर आर रिक्वायर्ड टू फिल इट अप, देन डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द ड्रम। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता होती है तब ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक ड्रम है वो 2/3 भाग उसका पहले से भरा हुआ है, और अगर हम 50 लीटर पानी और इसमें डाल देते हैं तो ड्रम पूरा फुल हो जाता है। तो आप देखोगे कि आपको एक बार ध्यान रखनी है कि 2/3 आपको जब दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये जो 3 होता है ये आपको टोटल जो क्षमता होती है उसकी वो मानना है, यानी कि टोटल जो ड्रम की कैपेसिटी है वो 3 है और ड्रम अभी जो भरा हुआ है वो 2 भरा हुआ है, ठीक। ड्रम की कैपेसिटी टोटल आपको 3 मानना है और जो भरा हुआ है वो 2 दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है भरा हुआ है 2/3, तो 2 आपका भरा हुआ है और 3 टोटल आपकी ड्रम की कैपेसिटी है। तो कितना और खाली है ये अभी 3 - 2, यानी कि एक भाग इसका अभी खाली है, और एक भाग की वैल्यू आपको बोला गया क्वेश्चन में कि 50 लीटर की और आवश्यकता है, यानी कि एक भाग की वैल्यू आपको 50 दी हुई है, आपको टोटल ड्रम की कैपेसिटी 3 है, तो यहाँ पे दोनों साइड 3 का इंटू करेंगे तो 50 × 3 हो जाएगा, यानी कि जो ड्रम की क्षमता है वो 150 लीटर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसका। 150 लीटर आपके ड्रम की क्षमता है। आपको जब भी क्वेश्चन में बोला गया है कि 2/3 भाग भरा हुआ है तो आपको जो 3 है ये आपको टोटल कैपेसिटी माननी है ड्रम की, और जो 2 है ये आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है जैसे कि भरा हुआ है तो भरा हुआ मानना है, अगर खाली है तो खाली मानना है ऐसे, और जो बचा हुआ भाग है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 जो है ये ड्रम की कैपेसिटी दी हुई है, 2 भाग इसका भरा हुआ है, तो टोटल 1 भाग इसका खाली है, और 1 भाग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 50 लीटर की इसकी आवश्यकता है, तो 50 लीटर हो जाएगा 1 भाग की वैल्यू। तो 1 भाग की वैल्यू 50 लीटर है और टोटल हमें ड्रम की कैपेसिटी निकालनी है, तो 3 भाग की वैल्यू निकालनी है। 3 भाग की वैल्यू की निकालने के लिए दोनों साइड 3 का इंटू कर देंगे, तो 50 × 3 यानी कि 150 लीटर इसकी क्षमता आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, फाइंड करना है हमको, ये हल करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको जब सोल्व करेंगे हम तो 3 3 जा -9 आ जाएगा, और 2 4 जा 2 × 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस करेंगे इसको 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम 14 आ जाएगा आपको, और ये -9 + 15 हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा आपको तो कितना बचेगा 6/14। 6/14 को जब 2 से कट करेंगे तो 3/7 आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 3/7, ठीक। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, A, B and C आर 3 नंबर, B इज 1/3 ऑफ A, C इज 75 विच इज 3
30 मोर देन ए, फाइंड बी। आपको ए बी सी 3 संख्याएं दी हुई है और ए का 1/3 भाग दिया हुआ है आपको बी, और सी की वैल्यू दी हुई है आपको 75 जो कि ए से 30 अधिक है, तो बी के अपने को याद करना है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का 1/3 भाग बी है, यानी कि ए का 1/3 भाग आपको बी दिया हुआ है, तो यहाँ से ए बाई बी की हम वैल्यू निकाल लेंगे, 3/1 हो जाएगा उधर जाके। तो ए की वैल्यू आपकी 3 आ गई और बी की वैल्यू आपकी 1 आ गई, और सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 75, ठीक, जो कि ए से 30 अधिक है, यानी कि ए की वैल्यू इससे 30 कम है सी से, तो ए की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 75 माइनस 30। आपसे बोला गया है कि जो 75 है इसमें जब हम 30 कम करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। बोला गया है ना कि सी बराबर 75 दिया हुआ है जो कि ए से 30 अधिक है, यानी कि ए की वैल्यू 30 कम है सी से, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे 75 माइनस 30, यानी कि ये हो जाएगा 45। आपको ए की वैल्यू पता चल गई, और ए की यूनिट दी हुई है आपको यहाँ पे 3, यानी कि 3 की वैल्यू आपको 45 दी हुई है, और आपको बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू 1 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 45/3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि इसका 15 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आपको एक बार फिर समझा देता हूँ मैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि ए का 1/3 भाग दिया हुआ है आपको बी, यानी कि a/3 आपको दिया हुआ है बी, तो बी को हम इधर ले आएंगे तो a/b हो जाएगा आपका, उधर ले जाएंगे तो 3/1 हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी, और सी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 75। अब सी की वैल्यू 75 दी हुई है, और एक कंडीशन दी हुई है आपको कि जो ए है वो 75 से 30 कम है, यानी कि सी से 30 कम है, तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 75 माइनस 30 कर देंगे तो 45 आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ए की वैल्यू 45 आ गई आपकी, और यहाँ पे यूनिट दी हुई है आपको कि तीन वैल्यू है आपकी ए की, तो 3 की वैल्यू आपकी 45 हो जाएगी, और एक की वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कि बी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में बी की पूछा गया है, तो बी की जो वैल्यू 1 है इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो दोनों जगह 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा, और 45/3 यानी कि 15 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो बी की जो वैल्यू है आपकी 15 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, एक्सपेंड यानी कि विस्तार कीजिए, इसका अपने को स्क्वायर खोलना है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसे। आपको दिया हुआ है 3x - 2y का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर खोलते हैं तो ये मान लो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा आपको, a² + b² - 2ab ये होता है। तो हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9x² + b², तो प्लस लगा देंगे, और b की वैल्यू आपको 2y दी हुई है, तो 2y का स्क्वायर यानी कि 4y² हो जाएगा, और माइनस दिया हुआ है आपको 2 × a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 2y, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9x² + 4y² - 3 2 6 6 2 12 और xy आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है वो आपका आंसर आ जाएगा, 9x² + 4y² - 12xy। तो ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, 9x² 4y² और माइनस का 12xy, ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमें इसे अभिव्यक्त करना है अपने को, ठीक है। तो a × a हो जाएगा आपका a³ और b × b हो जाएगा आपका b³, तो ये आपका आंसर हो जाएगा a³ और b³। आपको इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, पर ये जो क्यूब है ये आपको दोनों में लग रहा है, तो दोनों को हटा के हम इसका होल क्यूब भी कर सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यानी कि a b का होल क्यूब हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये हमारे क्वेश्चन थे आज के, जो कि जेएल प्रेरी की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसे, और ऐसे ही हम वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे आपको, और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, देखते रहिए विजन एकेडमी क्लासेस को। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।